गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग अविनीश यादव, मनप्रीत, बी आर चौहान, धर्मेंद्र, आशीष, हरी, रविंद्र, विकास। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कमल, मोहर, नेहा, विश्व, शंकर, कपिल, राहुल, अभिषेक, लोकेश, प्रिंस, प्रशांत, शशि, सोनेश, काजल, अनवर, अनिल, धर्मेंद्र, हरदेव, साधना, आयुष, हनुमंत, हरदेव, ललित, उम्मीद, अंशुमन, धर्मवीर, अनूप, विश्वखी, दीपक, प्रदीप, राजेश्वरी। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ भाई, तो आप लोगों की जीएस स्पेशल में इंडिविजुअल बैचेस आ चुके हैं। हाँ, ज्योग्राफी स्पेशल अभी लाइव डेमो भी चल रहा था, आप लोगों ने देखा होगा। करियर लैब पर भी फ्री क्लास चल रही थी। हाँ, विवेक सर की। और हिस्ट्री स्पेशल अभिषेक सर की। पॉलिटी स्पेशल भी, यूपीएसआई भी, मतलब बहुत सारे बैचेस आ चुके हैं। तो जिनको रजिस्ट्रेशन करना है वो ज़रूर कर लें, क्योंकि ये जो स्पेशल बैचेस हैं ये अप टू पीसीएस लेवल तक हैं। जीएस स्पेशल जो बैचेस हैं, हिस्ट्री स्पेशल, ज्योग्राफी स्पेशल, है ना, पॉलिटी स्पेशल जी। तो ये है ना पीसीएस लेवल तक के एग्जाम है। तो अगर आप स्टेट लेवल के, बहुत सारे एग्जाम होते हैं, जैसे राजस्थान में बहुत सारे एग्जाम होते हैं स्टेट लेवल के, यूपी में बहुत सारे एग्जाम होते हैं, बिहार में होते हैं, ठीक है। जहां जहां स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं वहां जीएस का पेपर ऑब्वियस सी बात है, जीएस हर बार आता है, हर सेक्शन में आता है। राजस्थान जीके का नहीं है पर्टिकुलर दीपक, लेकिन ज्योग्राफी स्पेशल, हिस्ट्री स्पेशल, पॉलिटी स्पेशल है, ठीक है। हाँ जी, चलिए भाई। तो कल हमने कौन सा टॉपिक शुरू किया था? कल नहीं, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने? वेन डायग्राम, वेन आरेख। और वेन डायग्राम को, वेन आरेख को, ठीक है, हम आज कंप्लीट करेंगे और आज खत्म भी करेंगे वेन डायग्राम चैप्टर को, ठीक है। शिखा, यस प्लीज। हाँ जी। अच्छा जी, चलिए। हाँ, पीसीएस ओरिएंटेड एक कॉम्बो बैच भी होना चाहिए, उसके बारे में डिस्कशन होगा, उसके बारे में विचार किया जाएगा, ठीक है। पीसीएस ओरिएंटेड कॉम्बो बैच के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे वेन डायग्राम, वेन आरेख। अच्छा, हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं, है ना। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, वेन डायग्राम, वेन आरेख चैप्टर में टोटल 3 टाइप्स के क्वेश्चंस बनते हैं। टोटल 3 टाइप्स के क्वेश्चंस बनते हैं, जिसमें से एक टाइप हम लोग पढ़ चुके हैं, और वो टाइप थी रिलेशन के बेसिस पे ऑल, सम और नो, ठीक है। और उन तीनों रिलेशन के बेसिस पे हमने आई थिंक 19, है ना, 19 क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। थैंक यू सागर। 19 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे, और वो जो 19 क्वेश्चन थे वो एक ही कंसेप्ट से रिलेटेड थे, एक ही कंसेप्ट से रिलेटेड थे। आप लोगों को याद है ना, एक ही कंसेप्ट से रिलेटेड हमने 19 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अच्छा, लास्ट 2 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन थे जिनका मैंने बताया था कि हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनका हम चाहकर भी वेन डायग्राम नहीं बना सकते। तो वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं? वो क्वेश्चन सॉल्व होते हैं बेस्ड ऑन बेस्ट रिप्रेजेंटेशन। मतलब दिए गए 4 ऑप्शन में से जो बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन हो सकता है वो कौन सा ऑप्शन हो सकता है ना। याद है ना आपको, स्मोकर्स, मैन और नॉन स्मोकर्स, इस क्वेश्चन का आप चाहकर भी वेन आरेख नहीं बना सकते हो, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं किस पर? बेस्ट रिप्रेजेंटेशन, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सॉल्व होते हैं ये क्वेश्चन, ठीक है जी। अनमोल, ऐसा कुछ नहीं है ना, वो जस्ट मजाक करते होंगे, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। राहुल, हैप्पी कर्मा पूजा सर इन झारखंड स्पेशल पूजा। चलिए, थैंक यू सो मच एंड सेम टू यू, आई विश यू द सेम। आपने तो वेन डायग्राम भी सर इतना अच्छा पढ़ा दिया, वेन डायग्राम भी इतना अच्छा पढ़ा दिया, तो वेन डायग्राम भी इतना अच्छा पढ़ा दिया बेटा, इसका मतलब क्या है राकेश? हाँ, ईच एंड एवरी टॉपिक्स ऑफ रीजनिंग, each and every topics of reasoning, whether it is from verbal reasoning, whether it is from non-verbal reasoning, whether it is from logical reasoning, analytical reasoning, मतलब
कोई भी ऐसा सिंगल चैप्टर नहीं है, सिंगल टॉपिक नहीं है जिसकी बेस्ट अप्रोच हमारे पास ना हो, चाहे वो पिक्चर वाले क्वेश्चन ही क्यों ना हो। नॉन वर्बल रीजनिंग पढ़ोगे ना आपने आज तक नॉन वर्बल रीजनिंग में कभी कोई ट्रिक नहीं देखी होगी, लेकिन मैं उसको भी ऐसे बताऊंगा ना आपको, मतलब डायरेक्ट ट्रिक्स और अप्रोचेस के साथ आप सेकंड्स में अपने क्वेश्चंस का आंसर देने लगोगे। बिल्कुल जी, सभी कंसेप्ट क्लियर हैं सर आपके, वेरी गुड। चलिए तो हम चलते हैं आज सेकंड टाइप के क्वेश्चन पर, ठीक है। अच्छा ये जो, फिर उसके बाद मैं आपको एक और टाइप बताऊंगा, थर्ड टाइप। तो जो थर्ड टाइप है ना, ठीक है, पहले मैं एक सेकंड टाइप का क्वेश्चन कर लेता हूं, फिर मैं आपको थर्ड टाइप बताता हूं। क्योंकि थर्ड टाइप मैं ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा जिन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपको बुक में भी नहीं मिलेंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके सॉल्यूशन आपको बुक में भी नहीं मिलेंगे, टाइप थर्ड में हम पढ़ेंगे वो क्वेश्चंस, ठीक है। बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन है, आपने शायद कभी देखे नहीं होंगे टाइप थर्ड के क्वेश्चन। चलो फिलहाल मैं एक टाइप सेकंड का क्वेश्चन लेता हूं, क्योंकि टाइप सेकंड इस चैप्टर में सबसे ईजी है, सबसे ईजी है टाइप सेकंड। और उसका एक क्वेश्चन आ भी जाता है पेपर में, मतलब है सबसे इजी और एक क्वेश्चन आ भी जाता है उसका पेपर में, है ना, एक क्वेश्चन आ भी जाता है उसका पेपर में। ये है टाइप सेकंड, जिसमें ना कुछ वेन डायग्राम हमें बना के दिए होते हैं इस तरीके से, मतलब वेन डायग्राम हमें पहले से बना के दिया होगा, ठीक है। और यहाँ पर 3 वेन आरेख हैं, एक तो है ट्राइंगल, एक है रेक्टेंगल और एक है सर्किल। और इन तीनों वेन डायग्राम को हम एक एक नाम देंगे, हम इन तीनों वेन डायग्राम को एक एक नाम देंगे। ये जो ट्राइंगल है इसको हमने नाम दिया कि भाई ये इंजीनियर है, ये इंजीनियर है। और ये जो रेक्टेंगल है ये डॉक्टर है, और ये जो सर्किल है ये आर्किटेक्ट है। कहने का मतलब ये है, ये क्वेश्चन में बेटा सब कुछ गिवन होगा, ये ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है। जो त्रिभुज है उसके अंदर जो भी है वो सब इंजीनियर है, जो रेक्टेंगल है इसके अंदर जो भी है सब डॉक्टर है, और जो सर्किल है इसके अंदर जो भी है वो सब आर्किटेक्ट है, ठीक है। बिल्कुल। अब इस इनके अंदर आपको डेटा गिवन होगा, क्या गिवन होगा, डेटा गिवन होगा। जैसे ट्राइंगल के अंदर यहाँ पे लिखा है 15, यहाँ पर लिखा है 20, यहाँ पर लिखा है 10, और ये बीच में लिखा है 2, और ये है 3, ये है 5 और ये है 7। तो ये पूरा क्वेश्चन आपको एज इट इज एग्जाम में मिलेगा, ठीक है। ये तीनों वेन डायग्राम बने होंगे और इन तीनों, इनके अंदर ये नंबर्स भी आपको एग्जाम में मिलेंगे। ये सबसे इजी क्वेश्चन है वेन आरेख चैप्टर का, सबसे इजी। अब इस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड टोटल 5 क्वेश्चन बनते हैं बस, और उन 5 क्वेश्चन को हम कर लेते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन लिखो, मतलब क्वेश्चन नंबर 20, इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 20। 19 क्वेश्चन हम कर चुके हैं प्रीवियस क्लास में। लिखो, हाउ मेनी इंजीनियर्स आर देयर, हाउ मेनी इंजीनियर्स आर देयर that are only doctor, that are only doctor। कुल ऐसे कितने इंजीनियर हैं, हिंदी में लिखो बेटा, कुल ऐसे कितने इंजीनियर हैं, कुल ऐसे कितने इंजीनियर हैं जो केवल डॉक्टर हैं, कुल ऐसे कितने इंजीनियर हैं जो केवल डॉक्टर हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको बाउंड्री के हिसाब से अपने क्वेश्चन का आंसर देना है, बाउंड्री के हिसाब से। ऐसे कुल कितने इंजीनियर हैं जो केवल डॉक्टर हैं। तो बेटा अगर हम इंजीनियर की बात करें तो इंजीनियर आते हैं ट्राइंगल के अंदर, लेकिन हमें वो इंजीनियर छांटने हैं जो केवल और केवल डॉक्टर हो, डॉक्टर के अलावा कोई ना हो। तो वो इंजीनियर कितने हैं ऐसे जो केवल डॉक्टर हैं? सर ऐसे सिर्फ 7 हैं बेटा, 5 नहीं है। 5 तो बेटा केवल आर्किटेक्ट है, केवल डॉक्टर है रेक्टेंगल के अंदर। तो कुल ऐसे कितने इंजीनियर हैं जो केवल डॉक्टर हैं? आंसर कितना आएगा? 7 आएगा। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन ये कंफ्यूजन हमें क्रिएट करता है नेक्स्ट क्वेश्चन में, और जल्दबाजी में हम इस क्वेश्चन का आंसर गलत दे देते हैं, इसीलिए मुझे इस क्वेश्चन को कराना पड़ा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी architect are there, how many architect are there that are how many architect are there
डेट आर इंजीनियर। ऐसे कितने आर्किटेक्ट हैं, ऐसे कितने आर्किटेक्ट हैं जो इंजीनियर हैं, ऐसे कितने आर्किटेक्ट हैं जो इंजीनियर हैं। और इस क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं हम गलत, जल्दबाजी में। ऐसे कितने आर्किटेक्ट हैं जो इंजीनियर हैं, ऐसे कितने आर्किटेक्ट हैं जो इंजीनियर हैं। बस स्पेशली इस क्वेश्चन को समझाने के लिए मुझे वेन डायग्राम वाला क्वेश्चन कराना पड़ा इस टाइप का। वेरी गुड दीपक, हरी, सोनेश, बेटा तुम फंस गए। ज्ञानेंद्र तुम फंस गए। इस बार मैं जिनके आंसर गलत है उनके नाम लूंगा। विशाल गलत, आकाश नहीं, सॉरी विशाल, हाँ, बाकी सबके सही आंसर आ रहे हैं। गीता गलत, मनोज गलत, प्रदीप गलत, बबलू गलत, सन्नी गलत। अब अच्छा जानबूझ के गलत आंसर देना शुरू कर दिए ताकि सर हमारा भी नाम लें। देखो अब मेरी बात ध्यान से सुनना। काफी सारे बच्चे हैं जो इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं 5, ठीक है, जल्दबाजी में, जल्दबाजी में बिना सोचे समझे आंसर दे देते हैं 5। अब मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा। क्वेश्चन ये है, ऐसे कितने आर्किटेक्ट हैं जो इंजीनियर हैं। आर्किटेक्ट इस सर्किल के अंदर आते हैं और जो इंजीनियर भी है, तो बेटा जो इंजीनियर है ना वो 5 और 2 7 दोनों हैं, क्योंकि ऐसे कितने आर्किटेक्ट हैं जो इंजीनियर भी हैं। तो 5 और 2 7 ये दोनों ऐसे हैं जो आर्किटेक्ट भी है और ये इंजीनियर भी है ना। अगर क्वेश्चन में होता हाउ मेनी आर्किटेक्ट आर देयर दैट आर ओनली इंजीनियर, ऐसे कितने आर्किटेक्ट हैं जो केवल इंजीनियर है, अगर यहां पर ओनली वर्ड का यूज होता ना केवल, तो फिर इस क्वेश्चन का आंसर 5 होता। बस ये बात आप ध्यान रखना एग्जाम में। ऊपर वाले क्वेश्चन में ओनली वर्ड यूज हुआ इसीलिए आंसर 7 दिया, नीचे वाले क्वेश्चन में ओनली वर्ड यूज नहीं हुआ इसलिए इस बार दोनों ऐड हो गए। ठीक है, अगर मैं ऊपर वाले क्वेश्चन से ओनली वर्ड हटा दूं ना तो हमारे क्वेश्चन का आंसर 7 और 2 9 हो जाता। ठीक है, तो इस बात का ध्यान देना पड़ेगा आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, हाउ many doctor are there, how many doctor are there that are not architect। ऐसे कितने डॉक्टर हैं, ऐसे कितने डॉक्टर हैं, ऐसे कितने डॉक्टर हैं जो आर्किटेक्ट नहीं है, ऐसे कितने डॉक्टर हैं जो आर्किटेक्ट नहीं है। सुपरमैन, बैटमैन, स्पाइडरमैन, थॉर, हल्क ऑफ रीजनिंग। ओके शवन, थैंक यू। ऐसे कितने डॉक्टर हैं जो आर्किटेक्ट नहीं है। तो बेटा डॉक्टर है इस रेक्टेंगल के अंदर, डॉक्टर है इस रेक्टेंगल के अंदर, लेकिन वो आर्किटेक्ट नहीं होने चाहिए। तो इसमें से आर्किटेक्ट वाला पोर्शन हटा दो, तो डॉक्टर में से अगर हम आर्किटेक्ट वाला पोर्शन हटा देते हैं तो हमारे पास क्या बचा, 10 और 7 17। हमारे पास बचा 10 और 7 17। भाई डॉक्टर में से ये आर्किटेक्ट वाला पोर्शन हमने हटा दिया। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ मेनी इंजीनियर आर देयर, हाउ मेनी इंजीनियर आर देयर, कितने इंजीनियर हैं। हाउ मेनी इंजीनियर आर देयर, कितने इंजीनियर हैं। हाउ मेनी इंजीनियर आर देयर, कितने इंजीनियर हैं। हाँ जी, कितने इंजीनियर हैं, हाउ मेनी इंजीनियर आर देयर। बेटा 3 नहीं बचेगा, डॉक्टर है ये रेक्टेंगल, अगर इस रेक्टेंगल में से ये पूरा सर्किल में हटा दूं, पूरा सर्किल हटा दूं, तो बेटा ये 10 और 7 17 बचेगा। ठीक है, इंजीनियर, तो बेटा इंजीनियर पूछा है तो जितने भी ट्राइंगल के अंदर है ना सबको जोड़ दो, जितने भी ट्राइंगल के अंदर हैं सबको जोड़ दो। 15 7 5 2, तो कितना आ गया, 29। जितने भी ट्राइंगल के अंदर हैं सबको जोड़ दो बेटा, सबको। 15 और 5 20 और 2 22 और 7 29, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, हाउ मेनी ओनली आर्किटेक्ट आर देयर, केवल आर्किटेक्ट कितने हैं। हाउ मेनी ओनली आर्किटेक्ट आर देयर, केवल आर्किटेक्ट कितने हैं। देखो यहां पर ओनली वर्ड नहीं था,
लेकिन यहां पर ओनली वर्ड है। केवल आर्किटेक्ट कितने, अगर केवल आर्किटेक्ट पूछेगा तो हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, 20 होगा। तो ये 5 क्वेश्चन थे, ये 5 क्वेश्चन से जो बनते हैं इस वेन डायग्राम से रिलेटेड, और मुझे पूरा यकीन है कि पांचों ही क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही बेहतर तरीके से समझ आ गए होंगे। सर बता दीजिए प्लीज, एग्जाम में आया था भी नहीं बन पाया, क्या बता दें शिखा? देखना नीचे क्या क्वेश्चन निकल गया, शिखा ने कोई क्वेश्चन पूछा था। तो बेटा ये 5 क्वेश्चन है, ठीक है, ये 5 क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है, इस वेन डायग्राम से रिलेटेड, इन वेन डायग्राम से रिलेटेड इन 5 में से कोई भी 1 या 2 क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे, ठीक है। शिखा पूछ रही है 6 वैज्ञानिक एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन शिखा, सीटिंग अरेंजमेंट चैप्टर मैंने अभी नहीं पढ़ाया, तो जब हम सीटिंग अरेंजमेंट चैप्टर पढ़ाएंगे तो फिर इस क्वेश्चन को भी करा देंगे। तो जब तक थोड़ा सा पेशेंस रखो, हैव सम पेशेंस। 2 ही तो मेरे मूल मंत्र हैं, पेशेंस एंड बिलीव, है ना, मुझ पर बिलीव करो और थोड़ा पेशेंस रखो, 2 ही मेरे मूल मंत्र हैं, 2 ही बस। तो जब उस चैप्टर को पढ़ेंगे तो वो क्वेश्चन भी हो जाएगा सॉल्व, ठीक है। अनमोल क्या नहीं समझ आया बेटा? सर आपने रीजनिंग का पूरा निचोड़ निकाल रखा है। बिल्कुल बेटा, पूरा निचोड़ निकाल रखा है, किस किस एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है ना, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए हैं, सब कुछ निचोड़ है हमारे पास, ठीक है, तभी तो इतने अच्छे से डिलीवर कर पाते हैं आप लोगों को। तो ये है टाइप सेकंड कैटेगरी के क्वेश्चन, ठीक है। टाइप सेकंड में सिर्फ यही 5 क्वेश्चन बनते हैं। अब जब हम पढ़ेंगे ना नेक्स्ट जब हम टाइप थर्ड पढ़ेंगे, वो स्पेशल टाइप है। देखो टाइप 1 तो इस पूरे चैप्टर का कंसेप्ट है, जो हमने टाइप 1 पढ़ा था ना पहली क्लास में, वो इस पूरे चैप्टर का कंसेप्ट है कि नहीं? बिल्कुल, ये बहुत छोटा सा टाइप था, लेकिन अब जो हम टाइप थर्ड पढ़ेंगे वो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है, सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग। हाउ मेनी आर्किटेक्ट आर देयर डेट आर इंजीनियर? बेटा ऐसे कितने आर्किटेक्ट है? आर्किटेक्ट मतलब जो सर्किल में है, आर्किटेक्ट मतलब जो सर्किल में है, ठीक है, वो इंजीनियर भी है। तो बेटा इंजीनियर ट्राइंगल में है, तो सर्किल और ट्राइंगल का कॉमन पार्ट कितना है बेटा? 5 और 2 7, इसीलिए 7 आंसर आएगा। क्योंकि अगर यहां पर मैं ओनली वर्ड यूज करता ना, ऐसे कितने आर्किटेक्ट हैं जो केवल इंजीनियर हैं, तो आंसर 5 होता, ओनली के लिए 5 होता, बट यहां पर ओनली वर्ड नहीं था, तो 5 और 2 7 दोनों, क्योंकि ये वो है जो आर्किटेक्ट भी है इंजीनियर भी है। सर आप रीजनिंग के धागे खोल दिए। बस बस राहुल बेटा, इतने कमेंट नहीं, इतने कमेंट नहीं बेटा, एक ही कमेंट करो, 2 कमेंट करो बस, ज्यादा से ज्यादा। अब चलते हैं हम टाइप थर्ड पर, और वो सबसे मजेदार टाइप है टाइप थर्ड, क्योंकि उसमें आप ऐसे क्वेश्चन देखोगे जिसमें से कुछ क्वेश्चंस तो आपने किए होंगे और कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो कभी नहीं किए होंगे, और जिनको जब आप करोगे ना तो एक अलग ही कंसेप्ट जागेगा आपके अंदर, मतलब कुछ नया सीखोगे आज टाइप थर्ड कैटेगरी में, ठीक है। बिल्कुल ऐसा सीखोगे आप बिलीव भी नहीं करोगे, सर ऐसा कैसे हो सकता है। चलो तो पहले मैं आपको टाइप थर्ड कैटेगरी में ना, पहले मैं आपको टाइप थर्ड कैटेगरी में सबसे इजी क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। पहले तो इजी क्वेश्चन, फिर करेंगे हम टफ क्वेश्चन, इजी से टफ लेवल की तरफ बढ़ेंगे। तो पहले 2 क्वेश्चन इजी क्वेश्चन होंगे, ठीक है। इन अ क्लास, एक कक्षा में, शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चन लिखेंगे, शॉर्ट फॉर्म में, एक कक्षा में हिंदी बोलने वालों छात्रों की संख्या है 70% और इंग्लिश बोलने वाले छात्रों की संख्या है, इंग्लिश बोलने वाले छात्रों की संख्या है 50%, और हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलने वाले छात्रों की संख्या है 20%। तो कक्षा में ऐसे कितने छात्र हैं जो केवल हिंदी बोलते हैं, और ऐसे कितने छात्र हैं जो केवल इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है। ये तो बहुत सिंपल टॉपिक है, ये तो बहुत सिंपल सा मतलब क्वेश्चन है, टॉपिक नहीं क्वेश्चन है। धीरे धीरे हम अपना लेवल बढ़ाएंगे, ठीक है। सर मजा आ गया है, जय हो ज्ञानी महाराज की। सर आज तक ये चैप्टर मुझे समझ नहीं आता था, थैंक यू सो मच। चलिए ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, और इस क्वेश्चन का आंसर आप विदाउट पेन दे सकते हो,
बिना किसी एफर्ट के दे सकते हो, बिना किसी फॉर्मूले के दे सकते हो, लेकिन मैं आपको इन क्वेश्चंस को ना वेन डायग्राम से सॉल्व करना सिखाऊंगा। किससे सॉल्व करना सिखाऊंगा? वेन डायग्राम से। ठीक है, देखो यहां पर दो सब्जेक्ट हैं, तो जब दो सब्जेक्ट हैं तो दो सब्जेक्ट के लिए वेन डायग्राम बेटा ऐसे बनाओगे सम के रिलेशन में। अगर तीन सब्जेक्ट होते तो फिर हम वेन डायग्राम ऐसे बनाते, अगर तीन सब्जेक्ट होते तो ऐसे बनाते। चार सब्जेक्ट का कभी क्वेश्चन नहीं आएगा, टेंशन मत लो आप लोग, चार सब्जेक्ट का क्वेश्चन नहीं आएगा, दो और तीन सब्जेक्ट का ही क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो हमने एक सर्किल को माना कि ये वो छात्र हैं जो हिंदी बोलते हैं, ये हिंदी बोलने वाले छात्रों की संख्या है, और ये वो छात्र हैं जो इंग्लिश बोलते हैं, ये इंग्लिश बोलने वाले छात्रों की संख्या है। ठीक है, अब देखो इस वेन डायग्राम को भरना कैसे होता है। ठीक है, इस वेन डायग्राम को हमें भरना कैसे? सबसे पहले ना हम इनका कॉमन पार्ट फिल करते हैं। सबसे पहले क्या फिल करते हैं? कॉमन पार्ट। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलने वाले छात्र कितने हैं? 20%। हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलने वाले छात्र कितने हैं? 20%। तो आप एक काम करोगे, इनके कॉमन में लिख दोगे 20%। हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलने वाले छात्र कितने हैं? 20%। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, हिंदी के टोटल थे 70%, हिंदी के टोटल थे 70%, 20% कॉमन है, तो यहां पर कितने बचे बेटा? सर 70 माइनस 20, 50% बचे। 70 माइनस 20, 50% बचे, क्योंकि टोटल 70% है, 20 यहां पर ऑलरेडी आ चुका, तो यहां 50 बचा। अच्छा, टोटल इंग्लिश कितना है? टोटल इंग्लिश है 50, 50 में से 20 यहां आ चुका, तो ये कितना बचा? 30। तो बस हो गए क्वेश्चन सॉल्व हमारे। तो केवल हिंदी बोलने वाले छात्र कितने हैं? सर केवल हिंदी बोलने वाले छात्र हैं 50%। केवल इंग्लिश बोलने वाले छात्र कितने हैं? केवल इंग्लिश बोलने वाले छात्र 30%। केवल इंग्लिश बोलने वाले छात्र हैं 30%। ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, हालांकि इस क्वेश्चन का आंसर हम विदाउट पेन और विदाउट वेन डायग्राम के दे सकते थे, लेकिन हमें वेन डायग्राम का कंसेप्ट समझना जरूरी है, क्योंकि आने वाले क्वेश्चन बिना वेन डायग्राम के सॉल्व नहीं होंगे। ठीक है, तो ये सर्किल हिंदी का, ये सर्किल इंग्लिश का। सबसे पहले कॉमन पार्ट, हिंदी इंग्लिश दोनों बोलने वाले थे 20, टोटल हिंदी 70, 70 माइनस 20 50, टोटल इंग्लिश 50, 50 माइनस 20 30, और दोनों क्वेश्चंस के आंसर आ गए हमारे। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को दो लैंग्वेज की जगह तीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेंगे। अब हम इस क्वेश्चन को तीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेंगे, और ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करोगे, मैं नहीं करूंगा। एक क्लास में इंग्लिश में पास होने वाले छात्रों की संख्या है 30। इंग्लिश में पास हुए छात्रों की संख्या है 30, मतलब एक क्लास है जिसमें इंग्लिश में कितने छात्र पास हुए हैं? 30। अच्छा, ये बेटा इंडिविजुअल सब्जेक्ट में पास हुए हैं। ठीक है, अच्छा, मैथ्स में पास होने वाले छात्रों की संख्या है 50, मैथ्स में पास होने वाले छात्रों की संख्या है 50। ठीक, और रीजनिंग में पास होने वाले छात्रों की संख्या है 80। रीजनिंग पढ़ा कौन रहा है? हाँ? रीजनिंग में पास होने वाले छात्रों की संख्या है 80। ओके, इंग्लिश और मैथ्स में पास होने वाले छात्रों की संख्या है, इंग्लिश और मैथ्स में पास होने वाले छात्रों की संख्या है 5। मैथ्स और रीजनिंग में पास होने वाले छात्रों की संख्या है 15। इंग्लिश और रीजनिंग में पास होने वाले छात्रों की संख्या है 10, और इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग तीनों सब्जेक्ट में पास होने वाले छात्रों की संख्या है 2। तीनों सब्जेक्ट में पास होने वाले छात्रों की संख्या है 2। अब क्वेश्चन पता है क्या है? ये पूरी इंफॉर्मेशन दे रखी है हमें, और इस पूरी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड बस एक छोटा सा क्वेश्चन हमसे पूछा, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर दैट पास्ड ओनली इन रीजनिंग? ऐसे कुल कितने छात्र हैं जो केवल और केवल रीजनिंग में ही पास हुए? हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर दैट पास्ड ओनली इन रीजनिंग? कुल ऐसे कितने छात्र हैं जो केवल और केवल रीजनिंग में पास हुए? अब इस क्वेश्चन का आंसर तभी दे पाओगे आप कुछ ही सेकंड्स में, जब आप इस वेन डायग्राम को फिल कर दोगे। जब आप इस वेन डायग्राम को फिल कर दोगे, तो जल्दी से बेटा तीन सब्जेक्ट का वेन डायग्राम बनाओ और इसको फिल करो। ठीक है, तीन सब्जेक्ट का ये वाला वेन आरेख बनेगा, ये वाला वेन आरेख फिल कर दो। जैसे मैंने इसको फिल करना सिखाया है ना, ये आप सीख गए भरना। अब आप तीन सब्जेक्ट के लिए इसको भरो,
फटाफट से। और क्वेश्चंस ये नोट जरूर करते जाना बेटा, क्वेश्चन नोट जरूर कर लेना, ठीक है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, अपने हैंड रिटन नोट्स बनाया करो, क्योंकि मैं हर बार कुछ ना कुछ नए क्वेश्चंस लेके आता हूं, इसीलिए आप क्वेश्चंस को नोट करते रहा करो। फिर कहोगे सर ये क्वेश्चन तो वहां नहीं थे, वहां नहीं थे, वहां नहीं थे, इसलिए क्वेश्चंस नोट करना साथ के साथ बहुत जरूरी होता है। दो की लड़ाई है, आधे स्टूडेंट हैं 53 वाले, आधे स्टूडेंट हैं 57 वाले, कुछ स्टूडेंट 53 वाले, कुछ स्टूडेंट 57 वाले। और जिन स्टूडेंट का आंसर 53 और 57 में से कोई भी नहीं है ना, जिन बच्चों का आंसर 53 और 57 में से कोई भी नहीं है, वो बच्चे फटाफट से मुर्गा बन जाए। जिनका आंसर 53 और 57 में से नहीं है वो मुर्गा बन जाए फटाफट से। मेजॉरिटी 80% स्टूडेंट के आंसर है 53, और आप लोगों को पता है जो आंसर हमारा एग्जाम में आना चाहिए, है ना, 53 आंसर आना चाहिए था, लेकिन बेटा तुम्हारे चाहने से थोड़ी कुछ होगा, हाँ, तुम्हारे चाहने से थोड़ी कुछ होगा। जिन स्टूडेंट के आंसर 53 और 57 में से कोई भी नहीं है, वो तो मुर्गा बनने के काबिल है, उनको तो मुर्गा बनाना पड़ेगा, ठीक है, मजबूरी है हमारी। लेकिन 53 तक पहुंचे या 57 तक पहुंचे, इसका मतलब आप थोड़ा सा कंसेप्ट पकड़ चुके हो। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, मेजॉरिटी का आंसर 53 था, लेकिन सबके डाउट दूर हो जाएंगे, हुआ क्या, 53 आंसर क्यों गलत है। अब मेरी बात ध्यान से समझना, ये सर्किल है रीजनिंग का, ये सर्किल है मैथ्स का, और ये सर्किल है इंग्लिश का। हम किसी भी सर्किल को कोई भी नाम दे सकते हैं अपनी मर्जी से, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको यह बताया कि सबसे पहले तीनों का कॉमन पार्ट फिल करते हैं। तो इंग्लिश मैथ और रीजनिंग तीनों सब्जेक्ट को मिलाकर कितने बच्चे पास हुए सर? इंग्लिश मैथ और रीजनिंग तीनों सब्जेक्ट को मिलाकर 2 बच्चे पास हुए, तो हमने बीच में 2 लिख दिया। भाई इंग्लिश मैथ और रीजनिंग है ना, इन तीनों को मिलाकर 2 पास हुए, तो हमने तीनों में 2 लिख दिया। अब मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, रीजनिंग और मैथ में कितने पास हुए? 15। रीजनिंग मैथ में 15 पास हुए और बच्चों ने लेके 15 यहां लिख दिया। अरे भाई क्यों लिख दिया 15 यहां पे? रीजनिंग मैथ में जो 15 पास हुए ना, इसका मतलब समझते हो क्या है? इसका मतलब है बेटा ये टोटल 15 पास हुए हैं, टोटल 15 पास हुए हैं। 2 ऑलरेडी आ चुके हैं, बचे कितने? 13। और रीजनिंग इंग्लिश में हुए हैं 10, रीजनिंग इंग्लिश का 10 है, ये टोटल 10 पास हुए हैं। और अगर ये टोटल 10 पास हुए हैं, 10 में से 2 आ गए, ये बचे कितने? 8। और रीजनिंग टोटल है 80, और यहां पर कितने हैं? 13 और 2 15 और 8 23, और 80 में से 23 घटा दो, कितने बचे बेटे? 57। तो डेट पास्ड ओनली इन रीजनिंग 57 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, 57, ठीक है, पास्ड ओनली इन रीजनिंग 57। मतलब मैं बोलता जा रहा हूं 53 और 57 के अलावा कोई और आंसर नहीं आना चाहिए, फिर भी आप 52 आंसर दे रहे हो, है ना, 67 भी आंसर दे रहे हो, 63 भी दे रहे हो, 38 भी दे रहे हो, मतलब मुर्गा बनने का शौक है तुम्हें, हाँ? क्यों भाई? तो दैट पास्ड ओनली इन रीजनिंग 57, ठीक है। अच्छा, आप इस वेन डायग्राम को पूरा फिल कर दो, इस वेन डायग्राम को पूरा भर दो, क्योंकि क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकते हैं। इंग्लिश मैथ के कितने हैं? 5। इंग्लिश मैथ के 5 हैं, तो 2 यहां आ गए, बचे कितने? 3। टोटल मैथ्स कितने हैं? टोटल मैथ्स है 50। 50 में से 13 और 2 15 और 3 18 आ गए, बचे कितने? 32। टोटल रीजनिंग 80 हो गए। टोटल इंग्लिश कितने हैं? 30। 30 में से 8 और 2 10 और 3 13, बचे कितने? 17। अब हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, अब हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं,
ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है ना, अगर आपसे पूछा जाता है कुल ऐसे कितने छात्र हैं जो केवल रीजनिंग में पास हुए, 57, केवल मैथ्स में पास हुए 32, केवल इंग्लिश में पास हुए 17। और अगर आपसे पूछा जाए टोटल कितने छात्र हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल कितने छात्र हैं, हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर देयर, कुल कितने छात्र हैं, तो आप अपने क्वेश्चन का आंसर क्या दोगे? टोटल के लिए क्या करोगे? सर टोटल के लिए जितने नंबर्स दे रखे हैं ना, ये सारे नंबर्स हम आपस में ऐड कर देंगे। अब देखो सारे नंबर्स को ऐड करने का बेहतर तरीका मैं बताता हूं आपको। ये पूरा सर्किल जब आप ऐड करोगे तो ऐड करके टोटल कितना बैठेगा, 80, तो सीधा 80 लिख दो, तो ये टोटल 80 हो गया, प्लस 32 प्लस 3 प्लस 17, तो कितना आ गया, 132। हाउ मेनी टोटल स्टूडेंट्स आर देयर, 132। 132 छात्र हैं क्लास में। अगर ये टोटल छात्र का डेटा है तो टोटल कितने छात्र हो गए, 132। हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर देयर, 132। ठीक है भाई, ये टोटल हो गए 80, 32 3 17 अलग से आ गए। 160, 122 कैसे आंसर दे सकते हो भाई? देवांशु एक काम करो बेटा, आप थोड़ा सा एडवांस लेवल के हो, पहले से आपको चीजें पता है। यहाँ बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो फर्स्ट टाइम रीजनिंग पढ़ रहे हैं, पहली बार ऐसे क्वेश्चंस को देख रहे हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, तो बेटा आप रिकॉर्डेड क्लास देखना इंटू 2.5 मोड पर लगाकर, फास्ट फॉरवर्ड क्लास रिकॉर्डेड फॉर्म में आप देखना। ठीक है, क्योंकि मुझे सभी को लेके चलना है, मैं इंटू 2.5 मोड पे लाइव क्लास में नहीं पढ़ा सकता, वो आप रिकॉर्डेड क्लास में देखो मुझे, इसीलिए तो हमने रिकॉर्डेड क्लास में इंटू 2.5 का ऑप्शन दिया है। हाँ जी बिल्कुल। अरे टोटल कैसे फाइंड आउट किए आरजे बेटा? टोटल, टोटल का मतलब ये जितने भी नंबर्स है ना, ये सारे नंबर्स ऐड कर दो बेटा, यही तो टोटल है। ये सारे नंबर्स आपस में ऐड कर दो, यही टोटल है। अब नंबर्स ऐड करने का तरीका, ये सारे नंबर ऐड होके बनाएंगे 80, और बाकी बचे कितने, ये ऐड कर दो, 132 हो गया। ठीक है सर, बहुत ही बेस्ट पढ़ा रहे हो, गजब सर जी, बेहतरीन। यस सर, हाँ बहुत सारे बच्चे हैं बेटा जो पहली बार ही पढ़ रहे हैं, आई नो वेरी वेल। चलिए अब करते हैं कुछ स्पेशल क्वेश्चंस को। अब ये दो क्वेश्चन तो बेटा सिंपल थे, ये दो क्वेश्चन तो कोई भी सॉल्व कर लेता है, और आप सभी इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हो आसानी से। ठीक है, ये दो क्वेश्चन तो आप सभी पहले से पढ़ चुके थे। अब अगला क्वेश्चन जो होगा ना, ये थोड़ा सा स्पेशल होगा। ठीक है, ध्यान से समझना मेरी बात और ध्यान से क्वेश्चन सुनना। एक क्लास में हिंदी में पास होने वाले छात्रों की संख्या है, हिंदी में पास होने वाले छात्रों की संख्या है 60। ठीक है, हिंदी में पास होने वाले छात्रों की संख्या है 60। इंग्लिश में पास होने वाले छात्रों की संख्या है 50। इंग्लिश में पास होने वाले छात्रों की संख्या है 50, और हिंदी और इंग्लिश दोनों में पास होने वाले छात्रों की संख्या है 10। ठीक है, ये डेटा जो दिया हुआ है ये पास्ट स्टूडेंट्स का दिया हुआ है। अब हमसे पूछा है हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर, क्वेश्चन है हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर दैट फेल्ड इन हिंदी। हिंदी में फेल होने वाले छात्रों की संख्या बताओ, हिंदी में फेल होने वाले छात्रों की संख्या बताओ। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर डेट फेल्ड इन हिंदी, हिंदी में फेल होने वाले छात्रों की संख्या बताओ। ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन होगा आप लोगों के लिए, फटाफट से बताओ हिंदी में फेल होने वाले छात्रों की संख्या। सोच समझ के आंसर दो बेटा, सोच समझ कर, सोच समझ कर आंसर दो।
हाँ जी, अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं करेक्शन करना चाहूंगा क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन सभी ने नोट कर लिया होगा, थोड़ा सा करेक्शन होगा इस क्वेश्चन में बेटा, थोड़ा सा करेक्शन, ध्यान से समझना मेरी बात। थोड़ा सा करेक्शन इस क्वेश्चन में करना चाहूंगा। पहली बात तो हिंदी में कितने फेल हुए आप ये तभी बताओगे जब आपको टोटल छात्र पता हो। तो अच्छा, यहाँ पर टोटल छात्र आपने बाय डिफॉल्ट 100 मान लिए थे, वैसे 100 है ना, टोटल 100 माने थे आपने, चलो 100 ही है टोटल। टोटल छात्र हैं 100, ठीक है, टोटल 100 छात्र हैं। फेल्ड इन हिंदी पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है फेल्ड फेल्ड ओनली इन हिंदी, फेल्ड ओनली इन हिंदी, केवल हिंदी में कितने छात्र फेल हुए, फेल्ड ओनली इन हिंदी। एक तो क्वेश्चन है फेल्ड इन हिंदी और एक क्वेश्चन है फेल्ड ओनली इन हिंदी। केवल हिंदी में कितने छात्र फेल हुए, केवल हिंदी में कितने छात्र फेल हुए, ठीक है। तो देखो, हमें एग्जाम में पास स्टूडेंट का डेटा गिवन होता है और उससे फेल स्टूडेंट हमें पता करने होते हैं, ठीक है। पास्ट से फेल स्टूडेंट, पास हुए छात्रों का डेटा गिवन होगा और उससे हम अब पता करने हैं फेल हुए छात्र। तो ये कैसे पता करेंगे, मतलब इसका डेटा गिवन है, निकालना है ये। तो अब ध्यान से समझना मेरी बात, ठीक है। ये पास हुए छात्र हैं, ये हिंदी में पास हुए छात्र और ये इंग्लिश में पास हुए छात्र। अब फेल का वेन डायग्राम कैसे बनेगा, ये हिंदी में फेल हुए छात्र, ये इंग्लिश में फेल हुए छात्र, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से समझना बेटा, पहले इसको फिल करो। इसको कैसे फिल करोगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों का कॉमन कितना है 10, हिंदी और इंग्लिश दोनों का कॉमन कितना है 10, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, हिंदी में टोटल कितने पास हुए, हिंदी में टोटल पास हुए 60, जिसमें से 10 यहां आगे बचे कितने 50। इंग्लिश में टोटल कितने पास हुए 50, 50 में से 10 यहां आगे बचे कितने 40। अब ये है फेल हुए छात्रों का डेटा। अब मेरी बात ध्यान से समझना बेटा, इससे ये कैसे बनता है, इससे ये कैसे बनता है, मुझे एक बात बताओ, ये टोटल है हिंदी में फेल होने वाले छात्र, ठीक है। तो टोटल हिंदी में कितने छात्र फेल होंगे, टोटल कितने छात्र फेल होंगे हिंदी में, हाँ, टोटल हिंदी में कितने छात्र फेल होंगे। देखो, टोटल हिंदी में छात्र, हिंदी में पास होने वाले छात्र कितने हैं 60, तो टोटल हिंदी में फेल कितने हो गए 40, क्योंकि टोटल 100 थे, 50 और 40 90, 90 और 10 100, टोटल 100 स्टूडेंट थे। तो हिंदी में टोटल फेल कितने हो गए 40। इंग्लिश में टोटल फेल कितने हो गए, देखो इंग्लिश में पास होने वाले 50 हैं, तो 50 ही बचे जो इंग्लिश में फेल हुए, ठीक है, इंग्लिश में फेल हुए। अब हमें पता करना है केवल हिंदी में कितने फेल हुए, केवल हिंदी में कितने फेल हुए, केवल और केवल हिंदी में। ओके, इस क्वेश्चन में ना थोड़ा सा एक डेटा में मिसप्रिंट हो गया है, थोड़ी सी एरर आ गई है बेटा, थोड़ा डेटा यहां पर गलत है, क्योंकि इस क्वेश्चन के लिए फेल्ड इन हिंदी और फेल्ड ओनली इन हिंदी दोनों इक्वल होंगे, दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि टोटल छात्र हमने 100 ही रख दिए, जबकि टोटल छात्र हमें रखने थे ज्यादा, टोटल छात्र हैं 150। सॉरी, ये छोटी सी प्रिंटिंग एरर हो गई, यहां पर हम टोटल 100 नहीं ले सकते, टोटल हमें ज्यादा लेने पड़ेंगे, क्योंकि है ना टोटल है 150 छात्र, टोटल है 150 छात्र। यहां थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है डेटा में। अब पता करो फेल वाले कैसे निकालोगे, टोटल 150 छात्र हैं, फेल्ड ओनली इन हिंदी, फेल्ड ओनली इन इंग्लिश। अब मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, क्लास है और क्लास में सिचुएशन क्या बनेगी, दो सब्जेक्ट हैं, ठीक है, एक हिंदी और एक इंग्लिश, ठीक। पहला केस बनेगा कि कुछ ऐसे छात्र होंगे जो हिंदी में पास होंगे और इंग्लिश में फेल होंगे,
कुछ ऐसे छात्र होंगे जो हिंदी में फेल होंगे और इंग्लिश में पास होंगे, और कुछ ऐसे छात्र होंगे जो दोनों में पास होंगे, और कुछ ऐसे छात्र होंगे जो दोनों में फेल होंगे। ये टोटल 4 केसेस बनेंगे, टोटल 4 केसेस बनेंगे क्लास में। ये टोटल 4 केसेस बनेंगे बेटा, नहीं टोटल स्टूडेंट बेटा गिवन होगा, ये टोटल 4 केसेस बनेंगे, ठीक है, टोटल 4 केसेस बनेंगे हमारे पास। अब मुझे बताओ, ठीक है, ये बताओ, ये वो छात्र हैं जो केवल हिंदी में पास हुए, केवल हिंदी में पास हुए 50। ये वो छात्र हैं जो केवल इंग्लिश में पास हुए 40। ये वो छात्र हैं जो दोनों में पास हुए 10। अब पिछले क्वेश्चन में मैंने 100 लिखा था टोटल, तो 100 लिखने की वजह से हुआ क्या था कि दोनों में फेल होने वाले 0 आ गए थे, लेकिन मुझे दोनों में फेल होने वाले चाहिए। अब दोनों में फेल कितने हुए बेटा, ये टोटल कितने हैं, 50 और 40, 90 और 10, 100। 150 में से 100 कम कर दो, कितने बचे, 50। तो 50 ऐसे छात्र हैं जो दोनों में फेल हुए हैं, तो 50 ऐसे छात्र हैं जो दोनों में फेल हुए। तो ये है डेटा। अब इससे हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। हमसे पूछा है दैट फेल्ड ओनली इन हिंदी, केवल हिंदी में फेल होने वाले कितने हैं, तो बेटा केवल हिंदी में वही फेल होंगे, केवल हिंदी में वही फेल होंगे जो केवल इंग्लिश में पास हुए, केवल हिंदी में वही फेल होंगे, केवल हिंदी में वही फेल होंगे जो केवल इंग्लिश में पास हुए, और केवल इंग्लिश में कितने पास हुए, 40। अच्छा, केवल इंग्लिश में कितने फेल हुए, केवल इंग्लिश में वही फेल होंगे जो केवल हिंदी में पास होंगे, यानी कि 50, ठीक है। और हिंदी में फेल होने वाले पूछता तो इसमें और ये दोनों ऐड कर देते। पिछले वाले क्वेश्चन में यहां पर 0 था, ठीक है, जब हमने 100 ले लिया था। अब फेल होने वाला डेटा देखो कि हिंदी में, केवल हिंदी में कितने फेल हुए, केवल हिंदी में वो फेल होंगे जो केवल इंग्लिश में पास हुए। ये जो 40 है ना, 40, ये केवल और केवल इंग्लिश में पास हुए, तो इसका मतलब ये केवल हिंदी में फेल हो रहा है। और ये केवल और केवल हिंदी में पास हुए, इसका मतलब ये केवल इंग्लिश में फेल हो रहा है। और दोनों में फेल होने वाले कितने हैं, दोनों में फेल होने वाले हैं 50, दोनों में फेल होने वाले हैं 50। तो हिंदी में टोटल कितने फेल हो गए, हिंदी में टोटल फेल हो गए 90, और इंग्लिश में टोटल कितने फेल हो गए, इंग्लिश में टोटल फेल हो गए 100, इंग्लिश में टोटल फेल कितने हो गए, 100, ठीक है। इसमें डायग्राम की जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा, लेकिन जब 3 लैंग्वेज का क्वेश्चन होगा तो बिना डायग्राम के सॉल्व नहीं होगा। मैं फिर से देखो इस दूसरे क्वेश्चन को समझाता हूं, क्योंकि इस क्वेश्चन में तो काफी कंफ्यूजन हो गया, बार बार कभी 100 कभी 150, तो थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो गए इस क्वेश्चन में। कोई दिक्कत नहीं है बेटा, मैं सेकंड क्वेश्चन लेता हूं और उसको बिल्कुल नए सिरे से समझाऊंगा दूसरे डेटा के साथ। इस डेटा में तो हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए, ठीक है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए इस डेटा में। चलिए, तो मैं इस क्वेश्चन को हटा देता हूं फिलहाल। इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लिया होगा आपने, ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन को हटा के हम दूसरा डेटा लेते हैं, क्योंकि एक बार जब डेटा में हम कंफ्यूज हो जाते हैं ना किसी क्वेश्चन में, तो फिर वो उस क्वेश्चन को समझने में थोड़ी सी हमें प्रॉब्लम आती ही आती है। चलो, इसीलिए मैं डेटा ही हटा देता हूं यहां से, एक नया क्वेश्चन लेके आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। किसी क्लास में कुल छात्रों की संख्या है 200, जिसमें हिंदी में पास होने वाले छात्र हैं, हिंदी में पास होने वाले छात्र हैं 90, और इंग्लिश में पास होने वाले छात्र हैं 60, और हिंदी और इंग्लिश दोनों में पास होने वाले छात्र हैं 30, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में पास होने वाले छात्र हैं 30, ठीक। अब मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा आप लोगों से, 4 क्वेश्चन पूछूंगा, 4, आपको चारों क्वेश्चन के आंसर देने हैं। पहले 2 क्वेश्चन बहुत सिंपल होंगे, दूसरे 2 क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी होंगे, जो फेल हुए छात्रों से रिलेटेड है। पहला क्वेश्चन है पास्ट ओनली इन हिंदी, केवल हिंदी में कितने छात्र पास हुए। दूसरा क्वेश्चन है पास्ट ओनली इन इंग्लिश, केवल इंग्लिश में कितने पास हुए। तीसरा क्वेश्चन है फेल्ड ओनली इन हिंदी, हिंदी में केवल कितने फेल हुए। चौथा क्वेश्चन है फेल्ड
ओनली इन इंग्लिश। और पांचवा क्वेश्चन है टोटल पास हुए छात्र। और छठा क्वेश्चन है टोटल फेल हुए छात्र। ये 6 क्वेश्चन हैं और ये 6 क्वेश्चन अगर आपने सॉल्व कर दिए तो सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे पास और फेल के। ठीक है, पास्ट ओनली इन हिंदी, पास्ट ओनली इन इंग्लिश, फेल्ड ओनली इन हिंदी, फेल्ड ओनली इन इंग्लिश, टोटल पास और टोटल फेल, टोटल पास और टोटल फेल। तो मेरी बात मानना, आप लोग सिर्फ 3 क्वेश्चन के आंसर देना, पहले, दूसरे और तीसरे। सिर्फ ये 3 क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को देने हैं, क्योंकि जो बाकी के 3 क्वेश्चन है पहले मैं एक बार समझा दूं आप लोगों को अच्छे से, फिर आप लोग आंसर देना। पहले 3 क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को देने हैं। तो देखो 2 सब्जेक्ट है, तो 2 सब्जेक्ट का वेन डायग्राम बना लो। और ये जो वेन डायग्राम बना है ये पास हुए छात्रों का बना है। क्यों बना है पास हुए छात्रों का वेन डायग्राम? क्यों बना है? क्योंकि डेटा हमेशा पास हुए छात्रों का दे रखा है, जिसका डेटा होगा उसी का वेन डायग्राम बनाओगे। ठीक है, ये टोटल है जो हिंदी में पास हुए, ये टोटल है जो इंग्लिश में पास हुए, ये दोनों में। तो दोनों में कितने पास हुए? दोनों में 30 पास हुए। अच्छा, हिंदी में टोटल कितने हुए हैं? 90 पास। 90 में से 30 आगे बचे कितने? 60। इंग्लिश में टोटल कितने पास हुए हैं? 60। 60 में से 30 आगे बचे कितने? 30। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है पास्ट ओनली इन हिंदी 90, पास्ट ओनली इन इंग्लिश 30, और टोटल पास हुए छात्र कितने हैं बेटा? टोटल पास। देखो यहां पर जो टोटल पास्ट स्टूडेंट पूछते हैं ना, वो पास वो नहीं होते जो दोनों सब्जेक्ट में पास हो। मेरी बात ध्यान से सुनना, जब हम पूछते हैं ना टोटल पास स्टूडेंट कितने हैं, तो वो पास नहीं होते जो दोनों ही सब्जेक्ट में पास हो। टोटल पास का मतलब केवल एक सब्जेक्ट में भी पास हो सकता है और दोनों में भी पास हो सकता है। मतलब सिर्फ हिंदी वाले भी लेने हैं, सिर्फ इंग्लिश वाले भी लेने हैं और दोनों वाले भी लेने हैं। इसमें 3 कैटेगरी यूज होंगी, 3 कैटेगरी, केवल हिंदी वाले भी, केवल इंग्लिश वाले भी और हिंदी इंग्लिश दोनों। ठीक है, ये होते हैं टोटल पास छात्र। तो बेटा टोटल कितने हैं? 60 और 30, 90 और 30, 120। तो मुझे एक बात बताओ, है ना, मुझे एक बात बताओ, इन 3 क्वेश्चन में तो किसी को कोई डाउट नहीं है? ये जो 3 क्वेश्चन थे, इन 3 क्वेश्चन में तो किसी को 0.1% भी डाउट नहीं है ना? ये 3 क्वेश्चन तो सबको क्लियर है बहुत अच्छे से। बेटा टोटल पास हिंदी 90 है, 90 में से 30 कम हो गए, 60 बचे। टोटल इंग्लिश में पास 60 है, 60 में से 30 कम हो गए, 30 बचे। तो हमसे पूछा टोटल पास स्टूडेंट कितने हैं, तो टोटल पास्ट में 3 कैटेगरी हैं, पास्ट ओनली इन हिंदी, पास्ट ओनली इन इंग्लिश और पास्ट हिंदी एंड इंग्लिश बोथ। तो ये तीनों ऐड हो गए बेटा। ठीक है, तो पास्ट ओनली इन हिंदी बेटा 60 है, ये 60। हाँ वो तो लिख, इतना तो बेटा भावनाओं को समझो आप। चलिए, तो 120, ये तीनों क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ गए, वेरी गुड। अब हमें निकालने हैं फेल हुए छात्र। अब फेल हुए छात्र कैसे निकलेंगे? ठीक है, इससे हम फेल हुए छात्रों का वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे, ध्यान से समझना। फेल हुए छात्रों का वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे? ये वो है जो हिंदी में फेल हुए, ये वो है जो इंग्लिश में फेल हुए, ये वो है जो दोनों में फेल हुए। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि केवल हिंदी में कितने फेल हुए? केवल हिंदी में बेटा, केवल हिंदी में वही फेल होते हैं जो केवल इंग्लिश में पास होते हैं। केवल हिंदी में वही फेल होते हैं। देखो ये हिंदी में पास होने वाले छात्रों की संख्या है ना टोटल, तो केवल हिंदी में कितने फेल हुए? जो बच गए, यानी कि जो केवल इंग्लिश में पास है, जो केवल इंग्लिश में पास है, यानी कि 30 आएगा यहां पर। अच्छा, केवल इंग्लिश में कितने फेल हुए? केवल इंग्लिश में कितने फेल हुए? ये केवल इंग्लिश में कितने फेल हुए? तो बेटा केवल इंग्लिश में, ये इंग्लिश में पास थे, बचे कितने? 60। तो केवल इंग्लिश में वही फेल होते हैं जो केवल हिंदी में पास होते हैं, केवल हिंदी में पास होते हैं 60। और ये कैसे पता चलेगा? ये कैसे पता चलेगा ये दोनों के कॉमन कितने हैं? ये कैसे पता चलेगा? तो बेटा टोटल स्टूडेंट कितने हैं? टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 200।
टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 200। 200 में से टोटल पास हुए छात्र कितने हैं? 120। तो जब 200 में से 120 को घटाएंगे तो 80 वो छात्र बचेंगे, 80 वो छात्र बचेंगे जो दोनों में फेल हुए, 80 वो छात्र बचेंगे जो दोनों में फेल हुए। तो फेल्ड ओनली इन हिंदी 30, फेल्ड ओनली इन इंग्लिश 60। और टोटल फेल हुए छात्र कितने हैं? टोटल फेल के लिए सारे ऐड कर दो। टोटल फेल का मतलब जो हिंदी में फेल हुए केवल, केवल इंग्लिश में फेल हुए और जो दोनों में फेल हुए। तो कितना आ गया? 80 और 30 110, 110 और 60 170। तो 170 वो हैं जो टोटल फेल हुए छात्र हैं, 170 वो हैं जो टोटल फेल हुए छात्र हैं। दो सब्जेक्ट में बेटा 4 केस बनते हैं, हिंदी इंग्लिश, 4 पॉसिबिलिटी है। हिंदी में पास, इंग्लिश में फेल, या फिर हिंदी में फेल, इंग्लिश में पास, या फिर दोनों में पास, या फिर दोनों में फेल। तो यहां पर अगर हम टोटल छात्र निकालते हैं तो टोटल छात्र कैसे निकलते हैं? टोटल छात्र ये चारों को ऐड कर देते हैं, ठीक है, टोटल छात्र के लिए चारों को ऐड कर देते हैं। तो कहने का मतलब ये था, केवल हिंदी में पास होने वाले छात्र या केवल इंग्लिश में फेल होने वाले छात्र दोनों इक्वल हैं। केवल हिंदी में फेल होने वाले छात्र या केवल इंग्लिश में पास होने वाले छात्र दोनों इक्वल हैं, और ये दोनों में पास, ये दोनों में फेल। नहीं बेटा, टोटल पास और टोटल फेल मिलाकर 200 से ज्यादा आंसर आएगा। पूछो क्यों? क्योंकि टोटल पास में ये तीनों कैटेगरी इंक्लूड हो रही हैं और टोटल फेल में ये तीनों कैटेगरी इंक्लूड हो रही हैं। तो ये दोनों कैटेगरी टोटल पास और टोटल फेल में इंक्लूड हो रही है। मैं आपको यही बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं। टोटल पास यहां पर ये वो वाले पास नहीं है जो क्लास में स्टूडेंट पास होते हैं। पास्ट का मतलब है किसी एक सब्जेक्ट में भी पास हो सकता है और किसी दो में भी। तो अगर मैं टोटल पास की बात करूं, टोटल पास, तो टोटल पास में बेटा देखो कौन कौन से केस ऐड करने हैं आपको, मैं आपको बताता हूं। टोटल पास में आपको पहला प्लस दूसरा प्लस तीसरा, पहला प्लस दूसरा प्लस तीसरा, ये है टोटल पास। और अगर मैं आपसे पूछूं टोटल फेल हुए छात्र कितने हैं, तो टोटल फेल में आपको कितने ऐड करने हैं? पहला प्लस दूसरा प्लस चौथा, पहला प्लस दूसरा प्लस चौथा, ये होते हैं टोटल फेल स्टूडेंट। आगे बात समझ में? तो इसमें कंफ्यूज मत हो जाना बेटा, टोटल स्टूडेंट कभी भी टोटल पास प्लस टोटल फेल नहीं हो सकते। टोटल पास ये तीनों ऐड करने पर आएगा, टोटल फेल ये तीनों ऐड करने पर आएगा, ठीक है। देखो यहां पर जो टोटल पास स्टूडेंट हैं वो फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड है। अगर मैं इन तीनों को टोटल स्टूडेंट में से घटा दूं, इन तीनों को ऐड करके अगर मैं टोटल स्टूडेंट में से घटा दूं तो मेरा कौन सा डेटा निकलता है? मेरा वो डेटा निकलता है जो दोनों सब्जेक्ट में फेल हुए। तभी तो बेटा 200 में से जब मैंने 120 माइनस किया तो 80 निकलकर वो आया जो दोनों में फेल हुए, 80 निकल के वो आया जो दोनों में फेल हुए, ठीक है। सिंपल सी बात है। देखो 60 और 30, 90, 30, 120, 120 टोटल पास हैं, तो 200 में से 120 घटा दो, 80 वो निकलेगा जो दोनों में फेल होंगे, 80 वो निकलेगा जो दोनों में फेल होंगे, ठीक है। अब ये दो सब्जेक्ट के लिए तो क्वेश्चन इजी है, लेकिन जब ये 3 सब्जेक्ट के लिए आएगा ना, जब ये क्वेश्चन 3 सब्जेक्ट के लिए आएगा तब हम क्या करेंगे। चलो 2 सब्जेक्ट के लिए तो हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो गया कंसेप्ट, लेकिन बात यह है जब ये 3 सब्जेक्ट के लिए क्वेश्चन आएगा तो हम कैसे करेंगे, क्योंकि 3 सब्जेक्ट में फेल अगर हम निकालते हैं तो बड़ा ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है क्वेश्चन। यहां तो बहुत आसान था कि केवल हिंदी में वही पास होंगे जो केवल इंग्लिश में फेल होंगे, केवल इंग्लिश में वही पास होंगे जो केवल हिंदी में फेल होंगे। रीजनिंग के मोदी हैं आप। लेकिन जब ये क्वेश्चन 3 सब्जेक्ट के लिए आएगा तो कर देता है हमें कंफ्यूज। चलो अब इस क्वेश्चन को हम 3 सब्जेक्ट के लिए पढ़ते हैं, 3 सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा, मान लो 3 सब्जेक्ट हैं, हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स। तो
3 सब्जेक्ट में कितने केसेस बनते हैं, पास और फेल के कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे। जैसे वहां पर 4 कॉम्बिनेशन थे, यहां पर कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे। देखो कुछ ऐसे छात्र होंगे जो केवल हिंदी में पास होंगे और जो मैथ और इंग्लिश में फेल होंगे। पहला केस तो ये बनेगा। दूसरा केस क्या बनेगा, दूसरा केस बनेगा जो केवल इंग्लिश में पास होंगे और मैथ्स और हिंदी में फेल। तीसरा केस जो केवल मैथ्स में पास होंगे, हिंदी और इंग्लिश में फेल। चौथा केस वो बनेगा जो हिंदी और इंग्लिश में पास, मैथ्स में फेल। पांचवा केस, सारे केसेस लिख लो बेटा, फिर मैं इन केसेस को बहुत अच्छे से समझाऊंगा। सारे केसेस लिख लो पास और फेल के। फेल, पास, 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 फेल, पास। 7वां केस तीनों में पास। 8वां केस तीनों में फेल। ये 8 केस बनेंगे बेटा, ठीक है, ये 8 केस बनेंगे। इन 8 केसेस को लिखो बेटा फटाफट से। अगर किसी क्लास में पास और फेल हुए, हाँ हाँ सुप्रिया मैंने पढ़ लिया मैसेज आपका। अगर किसी क्लास में पास और फेल हुए छात्रों का डेटा दे रखा है, पास्ड प्लस फेल हुए छात्रों का डेटा दे रखा है, और 3 सब्जेक्ट हैं हमारे पास, तो उन 3 सब्जेक्ट में ये टोटल 8 केस बनते हैं। 3 सब्जेक्ट में टोटल 8 केस बनते हैं, ठीक है, 3 सब्जेक्ट में टोटल 8 केस बनते हैं। पहला केस, इस वाले केस को क्या बोलोगे, इसका नाम क्या दोगे, इसका नाम दोगे पास्ड ओनली इन हिंदी, या फिर इसको फेल की फॉर्म में क्या पढ़ोगे, फेल्ड ओनली इन इंग्लिश एंड मैथ। इक्वल है, ठीक है, इक्वल है बेटा। या तो हम बोले पास्ड ओनली इन हिंदी, या हम बोले फेल्ड ओनली इन इंग्लिश एंड मैथ, बात एक ही है। जो केवल हिंदी में पास हुए हैं, जो केवल हिंदी में पास हुए हैं, वे वही छात्र हैं जो केवल इंग्लिश और मैथ्स में फेल हो गए। भाई केवल हिंदी में पास हुआ और 3 सब्जेक्ट हैं, इसका मतलब केवल हिंदी में पास हो रहा है, इसका मतलब बाकी के 2 में फेल हो रहा है। तो ये वही छात्र हैं जो केवल इंग्लिश और मैथ्स में फेल हो गए। अच्छा मैं आपसे कहूं पास्ड ओनली इन इंग्लिश, पास्ड ओनली इन इंग्लिश, तो केवल इंग्लिश में वही पास होंगे, केवल इंग्लिश में वही पास होंगे जो फेल्ड हुए हैं किसमें, ओनली इन हिंदी एंड मैथ्स। जो केवल हिंदी मैथ्स में फेल हुए वो केवल इंग्लिश में पास हुए, ठीक है। अच्छा यहां पर आ जाओ, अगर मैं आपसे कहूं फेल्ड, फेल्ड ओनली इन मैथ्स, अब बताओ केवल मैथ्स में कौन से बच्चे फेल हुए, केवल मैथ्स में कौन से बच्चे फेल हुए, तो केवल मैथ्स में फेल हुए हैं, मैथ्स में, बाकी के दोनों में नहीं हुए। तो केवल मैथ्स में वही फेल होते हैं जो केवल पास्ड ओनली इन हिंदी एंड इंग्लिश, जो केवल हिंदी और इंग्लिश में पास हुए हैं। केवल मैथ्स में वही फेल हुए, केवल मैथ्स में वही फेल हुए जो केवल हिंदी और इंग्लिश में पास हुए, जो केवल हिंदी और इंग्लिश में पास हुए, ठीक है। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं टोटल पास, तो टोटल पास में फर्स्ट ऐड होगा, सेकंड ऐड होगा, थर्ड ऐड होगा, फोर्थ ऐड होगा, फिफ्थ ऐड होगा, सिक्स्थ ऐड होगा, 7 ऐड होगा। तो टोटल पास में, टोटल पास हुए छात्र में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7 ऐड होगा। इसका मतलब टोटल स्टूडेंट में से अगर मैं टोटल पास्ड स्टूडेंट घटा दूं, टोटल पास्ड स्टूडेंट घटा दूं, टोटल स्टूडेंट में से अगर मैं टोटल पास्ड स्टूडेंट घटा दूं, तो कौन सा डेटा मेरा निकल आएगा, मेरा डेटा निकल आएगा फेल्ड इन मैथ्स, इंग्लिश एंड हिंदी, तीनों में फेल होने वाले छात्रों का डेटा निकल आएगा।
तीनों में फेल होने वाले छात्रों का डेटा निकल आएगा। भाई टोटल स्टूडेंट में से अगर मैं टोटल पास को घटा दूं तो मेरा वो डेटा निकल आएगा जो तीनों में फेल हुए, या फिर टोटल स्टूडेंट में से अगर मैं टोटल फेल हुए छात्र घटा दूं। अब टोटल फेल कौन से हुए? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और एट्थ। तो मेरा कौन सा डेटा निकल आएगा? मेरा वो डेटा निकल आएगा जो तीनों सब्जेक्ट में पास हुए, पास्ड इन मैथ्स, इंग्लिश एंड हिंदी। अभी तो मैंने इसको सबको, आप लोगों को एक लैंग्वेज के बेसिस पे इस कंसेप्ट को समझाया है। अभी फिलहाल मैं एक क्वेश्चन लिखूंगा 3 लैंग्वेज का, तो मैं पास हुए छात्रों का डेटा दूंगा, आपको पास हुए छात्रों से फेल हुए छात्रों का वेन डायग्राम बनाना है। आपको पास हुए छात्रों से फेल हुए छात्रों का वेन डायग्राम बनाना है। और देखो वेन डायग्राम बनाने का कंसेप्ट ये है, जैसे पास हुए छात्रों में अगर कहीं लिखा होगा ना पास्ड ओनली इन हिंदी, तो जब आप फेल हुए छात्रों का वेन डायग्राम बनाओगे तो जो केवल हिंदी में पास हुए हैं उसका मतलब ये है वो छात्र होंगे जो केवल इंग्लिश और मैथ्स में फेल होंगे। ठीक है, तो जब हम क्वेश्चन करेंगे तो ये कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, फिलहाल इन 8 कंडीशन को लिख जरूर लेना, क्योंकि 3 सब्जेक्ट में ये 8 कंडीशन बनती हैं। चलो अब हम करते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। एक क्लास है, ठीक है, जिसमें टोटल छात्रों की संख्या है 150। ठीक, पुराना क्वेश्चन है बेटा, पुराना जो क्वेश्चन था उसमें टोटल 132 निकले थे, लेकिन यहां टोटल छात्रों की संख्या है 150। चलो, इंग्लिश में पास होने वाले छात्र हैं 30, मैथ्स में पास होने वाले छात्र हैं 50, हिंदी में पास होने वाले छात्र हैं 80, मैथ्स और हिंदी में पास होने वाले छात्र हैं 15, हिंदी और इंग्लिश में पास होने वाले छात्र हैं 10, इंग्लिश और मैथ्स में पास होने वाले छात्र हैं 2, और इंग्लिश, मैथ्स और हिंदी इसमें 5, इसमें 2। ये पास हुए क्षेत्रों का डेटा दे रखा है बेटा। ये हमें जो डेटा गिवन है ये पास हुए छात्रों का डेटा गिवन है, लेकिन क्वेश्चन हमसे पूछे हैं फेल हुए छात्रों से रिलेटेड। क्वेश्चन हमसे पूछे हैं फेल हुए छात्रों से रिलेटेड। अब ध्यान से सुनना, इन तीनों क्वेश्चन के आंसर आप तभी दे पाओगे जब आप पास हुए वेन डायग्राम से फेल हुआ वेन डायग्राम बनाओगे। तो फेल्ड ओनली इन मैथ्स, फेल्ड only in English, failed only in हिंदी। ये 3 क्वेश्चन तुमसे पूछे गए हैं। तो बेटा केवल मैथ्स में वही छात्र फेल होंगे, केवल मैथ्स में वही छात्र फेल होंगे जो केवल इंग्लिश और हिंदी में पास हुए। देखो बेटा ये रहा, केवल मैथ्स में देखो ये है डेटा, ये रहा, ये चौथी कंडीशन है। केवल मैथ्स में वही छात्र फेल होंगे, केवल मैथ्स में वही छात्र फेल होंगे जो केवल हिंदी और इंग्लिश में पास होंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हमें ये वाला डेटा चाहिए, और ये वाला डेटा हम यहां से निकाल सकते हैं बड़े प्यार से। तो आप एक काम करो, पहले आप पास हुए छात्रों का वेन आरेख बनाओ और उसी वेन आरेख को फेल हुए छात्रों में कन्वर्ट कर दो, तो अब आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। जरूरी नहीं कि यही 3 क्वेश्चन हो फेल में, कुछ और भी क्वेश्चन हो सकते हैं, तो सारे क्वेश्चन के आंसर आप दे सकते हो। सर आपसे अच्छी रीजनिंग कोई नहीं पढ़ा सकता। अच्छा जी, तो ये है पास हुए छात्रों का डेटा और ये है फेल हुए छात्रों का डेटा। ठीक है, तो सबसे पहले आप पास हुए छात्रों को बेटा फिल करो, इससे फेल हुए छात्र आसानी से फिल हो जाएंगे। पहले इसको भरो, क्योंकि डेटा हमें ये दे रखा है, इससे हमें ये भरना है। अच्छा, एग्जाम में बेटा ये भी डेटा दे सकते थे, इससे हम ये भी भर सकते थे। बात देखिए, अब हम फेल हुए से पास हुए भी बता सकते हैं, पास हुए से फेल हुए भी बता सकते हैं, दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं। विश्वकर्मा ऑफ रीजनिंग। एक मिनट का समय देता हूं मैं आप लोगों को।
इस वेन डायग्राम को भरने के लिए? जल्दी जल्दी भरो बेटा। देखो क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। पहले पास हुए छात्रों को भरते हैं। ये बताओ तीनों में कितने पास हुए? सर तीनों सब्जेक्ट में 2 पास हुए, तो यहां पर 2 लिख दिया। इंग्लिश मैथ्स में कितने पास हुए? 5। अच्छा ये रीजनिंग नहीं, ये हिंदी, ये मैथ्स और ये इंग्लिश। ये हिंदी, ये मैथ्स और ये इंग्लिश। चलो भाई, तो इंग्लिश मैथ हिंदी तीनों में पास कितने हुए? 2। इंग्लिश और मैथ में कितने पास हुए? 5। तो बेटा इंग्लिश और मैथ में टोटल 5 पास हुए, 2 यहां पर बचे, कितने? 3। हिंदी इंग्लिश में 10, हिंदी इंग्लिश में 10, 10 में से 2 आ गए, बचे कितने? 8। मैथ हिंदी में 15, 15 में से 2 आ गए, बचे कितने? 13। हिंदी में टोटल 80, 80 में से बेटा 13 और 2 15 और 8 23 आ गए, बचे कितने? 57। मैथ्स के टोटल 50, 50 में से 15 और 3 18 आ गए, बचे कितने? 32। इंग्लिश में टोटल 30, 30 में से 10 और 3 13 आ गए, बचे कितने? 17। तो बेटा अगर पास हुए छात्रों से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, पास हुए छात्रों से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, तो हम इन डेटा के अकॉर्डिंग आंसर दे सकते हैं। लेकिन अगर फेल हुए छात्रों से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया तो हमें इस वेन डायग्राम को भरना पड़ेगा। अब इसको कैसे भरें? देखो बेटा, सबसे पहले तो मुझे बताओ टोटल कितने पास हुए? ये टोटल 80, 17 और 3 20, 80 और 20 100, 132। तो टोटल कितने पास हुए? 132। जबकि छात्र टोटल थे कितने? टोटल थे कितने बेटा? 150। तो 150 में से अगर ये 132 कम होंगे बेटा, अगर टोटल स्टूडेंट में से टोटल पास हुए छात्र में घटा दूं तो मेरा जो बचेगा 150 माइनस 132 18, वो 18 क्या बचा? 18 क्या बचा? सर 18 वो बच्चे बचे जो तीनों सब्जेक्ट में फेल हो गए। यही तो कंसेप्ट मैंने समझाया था आपको कि टोटल छात्र में से जब हम टोटल पास हुए छात्र घटा देते हैं, टोटल छात्र में से जब टोटल पास हुए छात्र हम घटा देते हैं तो हमारे वो बच्चे बचते हैं जो तीनों सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं। तो 150 माइनस 132, तो तीनों सब्जेक्ट में कितने फेल हुए बेटा? तीनों सब्जेक्ट में फेल हुए 18। तीनों सब्जेक्ट में कितने फेल हुए? 18। अब मुझे बताओ केवल हिंदी में कितने फेल हुए? तो बेटा केवल हिंदी में वो फेल होंगे जो केवल मैथ और इंग्लिश में पास होंगे, जो केवल और केवल मैथ और इंग्लिश में पास होंगे। ये केवल हिंदी में वो बच्चे फेल होंगे जो केवल मैथ और इंग्लिश में पास होंगे। यकीन नहीं आता तो यहां से देखो, देखो केवल हिंदी में वही फेल होंगे, केवल हिंदी में, ये 5वीं कंडीशन है, केवल हिंदी में वही फेल होंगे जो केवल इंग्लिश और मैथ में पास होंगे। तो केवल इंग्लिश और मैथ में कितने पास हुए? 3। तो केवल हिंदी में 3 फेल होंगे बेटा। केवल मैथ्स में कौन फेल होगा? बेटा केवल मैथ्स में वही फेल होगा जो केवल इंग्लिश और हिंदी में पास होगा। देखो केवल मैथ्स में वही फेल होगा जो केवल हिंदी और इंग्लिश में पास होगा। और केवल हिंदी और इंग्लिश में पास होने वाले कितने हैं? 8। अच्छा ये बताओ केवल इंग्लिश में कौन फेल होगा? केवल इंग्लिश में वो फेल होगा, केवल इंग्लिश में, देखो अगर आपको कंफ्यूजन है ना तो एक काम किया करो, तीनों सब्जेक्ट लिख लो। हमें क्या चाहिए? केवल इंग्लिश में फेल।
अगर हमें केवल इंग्लिश में फेल चाहिए तो हमें इन दोनों में पास करना पड़ेगा। तो केवल इंग्लिश में वो फेल होगा जो केवल हिंदी और मैथ्स में पास होगा। और केवल हिंदी और मैथ्स में कितने पास हुए? 13। केवल हिंदी और मैथ्स में कितने पास हुए? 13। ठीक है, चलो और फिल करते हैं। अब ये वो डेटा है इंग्लिश मैथ हिंदी में, ये वो डेटा है जो केवल हिंदी और मैथ्स में फेल है। तो केवल हिंदी और मैथ्स में फेल, तो केवल हिंदी और मैथ्स में वही फेल हो सकता है जो केवल इंग्लिश में पास है। केवल हिंदी और मैथ्स में वही फेल हो सकता है जो केवल इंग्लिश में पास है, यानी कि 17। अच्छा, ये कौन सा डेटा है इंग्लिश मैथ हिंदी में से? ये कौन सा डेटा है सर? ये वो है जो केवल हिंदी और इंग्लिश में फेल है, जो केवल हिंदी और इंग्लिश में फेल। तो केवल हिंदी इंग्लिश में वो फेल होगा जो केवल मैथ्स में पास होगा। और केवल मैथ्स में कितने पास हुए? 32। और ये कौन सा डेटा है सर? ये वो डेटा है इंग्लिश मैथ हिंदी का, ये वो डेटा है जो केवल मैथ और इंग्लिश में फेल है। केवल मैथ और इंग्लिश में फेल, तो केवल मैथ और इंग्लिश में वो फेल होगा जो केवल हिंदी में पास होगा, केवल हिंदी में पास होगा। तो हम पास हुए वेन डायग्राम से फेल हुआ वेन डायग्राम बना सकते हैं आसानी से। अब हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर दैट फेल्ड ओनली इन मैथ्स? कितने हुए केवल मैथ्स में फेल? केवल मैथ्स में फेल 8। केवल इंग्लिश में फेल 13। केवल हिंदी में फेल 3। अच्छा, टोटल मैथ्स में फेल तो ये सारे ऐड कर दो, टोटल हिंदी में फेल ये सारे ऐड कर दो, टोटल इंग्लिश में फेल ये सारे ऐड कर दो। बात समझ आ रही है? तो पास हुए वेन डायग्राम से हम फेल हुआ वेन डायग्राम भी आसानी से बना सकते हैं अगर ये कंडीशंस हमारे माइंड में है तो। बड़ा सिंपल सा कंडीशन है, आपसे कुछ भी पूछें, आप 3 सब्जेक्ट को अपने सामने लिख के तैयार रखो, जैसे मैथ, इंग्लिश और हिंदी। मैं आपसे पूछता हूं कि केवल इंग्लिश में फेल कौन हो रहा है? अब केवल इंग्लिश में फेल है तो इंग्लिश में फेल कर दो, बाकी जगह तो फेल कर नहीं सकते क्योंकि केवल इंग्लिश में फेल है। इसका मतलब दोनों जगह क्या करना पड़ेगा? पास। तो केवल इंग्लिश में वही फेल होता है जो केवल मैथ्स और हिंदी में पास होता है। बात एक ही है। मजा आ गया सर जी? बिल्कुल। तो बेटा ये एक नया कंसेप्ट आपको सीखने को मिला, इससे पहले आपने ये कंसेप्ट नहीं सीखा होगा। आपको आज तक यही समझ आता होगा कि सर पास हुए छात्र होते हैं, टोटल छात्र होते हैं पास प्लस फेल, लेकिन यहां पर टोटल छात्र पास प्लस फेल नहीं है ना? यहां पर टोटल पास में ये सारे ऐड होंगे और यहां पर टोटल फेल में ये सारे ऐड होंगे। तो यहां पर टोटल स्टूडेंट पास प्लस फेल नहीं होते हैं। ये नई चीज आपको देखने को मिली। यहां पर पास का मतलब है कि किसी एक में भी पास, 2 में भी पास, सब में पास। थैंक यू वेरी मच सर, गॉड ऑफ रीजनिंग को प्रणाम। धीरज बेटा इसकी शॉर्ट ट्रिक ये है, इसकी शॉर्ट ट्रिक ये है कि आप ये वाला वेन डायग्राम मत बनाओ, ये वाला वेन डायग्राम बनाओ मत। आप इसी से आंसर दे दो फेल का, आप इसी से आंसर दे दो फेल का। देखो कैसे आंसर देंगे, बताओ फेल से रिलेटेड तुम्हें क्या क्वेश्चन पूछना है। मैं ये वाला वेन डायग्राम बना ही नहीं रहा, मैं इसको बना ही नहीं रहा, लो हटा दिया मैंने। मैं इसी से आंसर दूंगा पास भी, इसी से आंसर दूंगा फेल भी। मान लो मैंने क्वेश्चन पूछा पास्ड ओनली इन हिंदी, क्या आंसर दूंगा? 57। मान लो मैंने क्वेश्चन पूछा फेल्ड ओनली इन हिंदी और ये डेटा है पास का, कैसे आंसर दूं? कैसे आंसर दूं? तो बेटा इंग्लिश मैथ हिंदी, फेल्ड ओनली इन हिंदी। फेल्ड ओनली इन हिंदी का मतलब है पास्ड ओनली इन मैथ एंड इंग्लिश। फेल्ड ओनली इन हिंदी का मतलब है पास्ड ओनली इन इंग्लिश एंड मैथ, एंड पास्ड ओनली इन इंग्लिश एंड मैथ कितने हैं? 3। लो 3, खत्म कहानी। मैं इसको बना ही नहीं रहा, तो बेटा इसको बनाओ मत, इसी से आंसर देने हैं सारे। वो तो कंसेप्ट समझाने के लिए मुझे बनाना पड़ा, ठीक है? सर आप बहुत 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 महान हैं। हाँ तो इसको बनाना थोड़ी है, इसी से दोनों आंसर निकलते हैं, पास्ट भी और फेल्ड भी। सिंपल सा कंसेप्ट है। जैसे अगर मैं आपसे पूछता पास्ड ओनली इन इंग्लिश, तो आप क्या आंसर देते? पास्ड ओनली इन इंग्लिश, 17 आंसर देते।
अगर मैं आपसे पूछता फेल्ड ओनली इन इंग्लिश तो क्या आंसर देते? तो बेटा केवल इंग्लिश में वही फेल हो सकते हैं, इंग्लिश मैथ्स हिंदी, केवल इंग्लिश में वही फेल हो सकते हैं जो केवल मैथ्स और हिंदी में पास हैं। और केवल मैथ्स और हिंदी में कितने पास हुए? 13। बात समझ आ गई? तो ये तो बिल्कुल समझाने के लिए मुझे बनाना पड़ा, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इसी से सारे आंसर निकलते हैं, डायरेक्ट इसी से ही सारे आंसर निकलते हैं। बस ये केसेस आपके माइंड में होने चाहिए। 3 सब्जेक्ट में ये 8 केस बनते हैं, 2 सब्जेक्ट में 4 केस बनते हैं। बस ये केसेस आप लोगों के माइंड में होने चाहिए। अगर ये आपके माइंड में है तो आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो सिर्फ एक वेन डायग्राम से। अच्छा एक काम करते हैं, अब उल्टा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब ये वाला वेन डायग्राम भूल जाना। मान लो एग्जाम में ये वाला वेन डायग्राम फेल का डेटा गिवन है और ये बना लिया और ये नहीं बनाया, ये बना लिया ये नहीं बनाया, तो इससे ये कैसे आंसर देंगे? चलो अब उल्टा करते हैं, इससे आंसर देंगे इसके। मान लो क्वेश्चन पूछता फेल्ड ओनली इन हिंदी, कितना आंसर? 3। और लेकिन इससे पूछ ले पास्ड ओनली इन हिंदी, यहां से पूछ ले पास्ट ओनली इन हिंदी, तो बेटा इंग्लिश मैथ हिंदी, पास्ट ओनली इन हिंदी, केवल हिंदी में पास है। केवल हिंदी में पास होने का मतलब क्या है कि सर केवल मैथ्स और इंग्लिश में फेल है, और केवल मैथ्स और इंग्लिश में कितने फेल हुए? 57। तो 57 आंसर आ गया बेटा। हाँ जी, हम इससे भी पास्ट के आंसर दे सकते हैं, इससे हम फेल के आंसर दे सकते हैं, किसी से भी कोई भी आंसर दो, बस कंसेप्ट माइंड में होना चाहिए ये हमसे पूछना क्या चाह रहा है। ठीक है? हाँ मैंने कहा ना कि ये कंसेप्ट आज तक आपने सीखा ही नहीं होगा, ये पहली बार सीखा होगा अपनी लाइफ में आपने। सुपर सर जी, आग लगा दी सर जी, बिल्कुल। तो पास से फेल और फेल से पास, ये कन्वर्जन अब आगे से करने में कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। वर्ल्ड का बेस्ट कंसेप्ट है ये। तो देखो कंसेप्ट है, ये ट्रिक नहीं है, ये कंसेप्ट है। कंसेप्ट से आंसर दे रहे हैं, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा ना तो ये क्वेश्चन कभी सॉल्व भी नहीं होगा आपका। गजब सर, सर आप लाजवाब हैं। चलिए, तो अब मुझे उम्मीद है कि अब आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा पास से फेल या फेल से पास। कभी भी दोनों वेन डायग्राम पेपर में नहीं बनाने हैं, सिर्फ एक ही वेन डायग्राम बनाओ, एक से ही दूसरा सॉल्व हो जाएगा। या दूसरे, हाँ अगर मान लो 5 क्वेश्चन पूछे गए और 5 क्वेश्चन फेल से रिलेटेड पूछे गए, तो फिर फेल का वेन डायग्राम बनाना फायदेमंद होगा, क्योंकि 5-5 क्वेश्चन है। मतलब अगर एक ही क्वेश्चन पूछा गया तो वो तो यहीं से सॉल्व हो जाएगा डायरेक्ट। ठीक है? गॉड ऑफ रीजनिंग के चरणों को इस पर रीजनिंग भी अब घमंड नहीं करती होगी, क्योंकि पीयूष सर है उसका घमंड तोड़ने के लिए। लव यू सर। क्या बोले सर आपके बारे में? ये कंसेप्ट कहाँ से लाए हैं? अरे कहाँ से लाए हैं? हिमालय पे गए थे, वहां हमने तपस्या करी थी, तब जाके ये कंसेप्ट हमारे माइंड में आया था। है? अरे चलिए, तो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अलॉट। एक बार और घर पे बैठ के आराम से इस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करना, इस कंसेप्ट को जरूर सीखना। ठीक है? चलिए अब मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अलविदा, गुड बाय, टेक केयर योरसेल्फ। और बेटा अगर हिस्ट्री स्पेशल नहीं खरीदा है अब तक तो खरीद लो, ऑफर सिर्फ आज के लिए है। ठीक है? पीसीएस लेवल तक जितने भी स्टेट लेवल के एग्जाम आ रहे हैं आप लोगों के सारे कवर हो जाएंगे उससे। हैं? और जो अभिषेक सुमन सर से आप लोग तो पढ़े ही होंगे जीएस स्पेशल बैच में, और जो जीएस स्पेशल बैच में आपको नहीं मिला वो भी उनके स्पेशल बैच में आपको मिलने वाला है। ठीक है? चलिए, तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अलविदा, गुड बाय, टेक केयर योरसेल्फ, थैंक यू सो मच। बढ़िया।